नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 20 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक लोकेशन बेस्ड, जिसमें अजरबैजान आज डिस्कस करेंगे। अजरबैजान और उसके पड़ोसी कंट्री आर्मेनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध चल रहा है। इसके कारण ये जो कैस्पियन सी का क्षेत्र है और इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं। ये जो कंट्री है यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है महिला आरक्षण विधेयक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अभी वर्तमान में विशेष सत्र चल रहा है नए संसद में। इसमें जो मुख्य विधेयक लाया गया है महिला आरक्षण, तो इसके बारे में जानेंगे कि महिला आरक्षण विधेयक को वास्तविकता बनाने के लिए जनगणना जरूरी है। तो इसके बारे में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद एक और आर्टिकल है कि कनाडाई जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत पर गंभीर आरोप लगाया है। गंभीर आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोपों पर है। तो इसके विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या क्या आरोप लगाया गया है, खालिस्तान का क्या मुद्दा है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है, ये जो कल का आर्टिकल था, कल न्यूज़पेपर नहीं आया था द हिंदू का क्योंकि कल गणेश चतुर्थी था, परंतु ये डिजिटली आया था। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, जो कि कहा जा रहा है कि टेस्टिंग टाइम्स ऑन श्रिंकिंग ऑफ इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट, मतलब कि ये परीक्षण का समय है जिसमें भारत के जो माल निर्यात है वो निरंतर कम होती जा रही है पिछले 10 महीनों में। तो इसके क्या क्या कारण है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक लोकेशन जो कि है अजरबैजान। तो अजरबैजान आज न्यूज में क्यों है, आज द हिंदू के न्यूज में है अजरबैजान। तो अजरबैजान ने कराबाख में ऑपरेशन शुरू किया, जो कहा कि अंत तक लड़ने की कसम खाई है। कराबाख ये क्षेत्र है, याद रखिएगा, जैसे ये अजरबैजान है तो उसका साउथ वेस्ट एरिया है कराबाख। तो अजरबैजान ने मंगलवार को अलग हुए, यही मुख्य मुद्दा है, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें चेतावनी दी कि वह इस क्षेत्र में अंत तक जारी रहेगा, जिस पर अपने पड़ोसी आर्मेनिया के साथ 2 युद्ध लड़े। तो अजरबैजान कॉकेशन के पूर्वी भाग में एक गणराज्य है जो पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य में बसा हुआ है। भौगोलिक रूप से यह एशिया और यूरोप दोनों का भाग है, ठीक है। इसके ये सीमांत देश है। इसके सराउंडिंग्स कंट्री जो है आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, रूस हो गया, क्योंकि अभी हाल में यूपीएससी जो पूछ चुका है यूक्रेन के सराउंडिंग कंट्री पूछा है, तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि आर्मेनिया आसपास में कौन सा है, उसके या तो कैस्पियन सी के चारों तरफ कौन सा देश है। कैस्पियन सी का जो सराउंडिंग कंट्री है उसे तारिक के नाम से याद रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए। उसके बाद ब्लैक सी का जो सराउंडिंग कंट्री है उसको BURGE जॉर्जिया RT, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक्स है जो इसे याद रखते हैं। तो इसके सराउंडिंग कंट्री जो हैं अजरबैजान के आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की और इसके तटीय भाग में कैस्पियन सागर भी है, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे हम लोग फिगर में। तो इसका कैपिटल जो है अजरबैजान का बाकू है। यहाँ जो करेंसी चलाया जाता है अजरबैजानी मन्नत। उसके बाद वहाँ का जो लैंग्वेज है अजरबैजानी है, और ये एशिया और यूरोप दोनों कंटिनेंट में संयुक्त रूप से, क्योंकि ये सीमांत कंट्री है, ठीक है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में अली असादोव है। तो इसको हम लोग मैप में विस्तार से देख लेते हैं। जैसे कि ये अजरबैजान का मैप है, पॉलिटिकल मैप। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से सराउंडिंग कंट्री है। ये देखिए थोड़ा सा कटा हुआ क्षेत्र है यहाँ पे, परंतु ये तुर्की से भी लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये तुर्की से भी इसका बॉर्डर लगता है। आर्मेनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, रूस हो गया, ईरान हो गया, और यहाँ पे कैस्पियन सी, इसके चारों तरफ जो है तारिक, ठीक है। 5 कंट्री कैस्पियन सी के सराउंडिंग्स में लगते हैं, अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे इसका जो फिजिकल मैप देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तालिस माउंटेन, उसके बाद अराकाज रिवर, ये लेसर माउंटेन्स है, ये इंपॉर्टेंट है। इस फिगर में देख लेते हैं, ये जो हम लोग वर्ल्ड मैप देख रहे हैं इसमें अजरबैजान यहाँ पे है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे गुजरता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन है, अरेबियन सी इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। तो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखने के लिए। अजरबैजान तो यहाँ पे है कैस्पियन सी के पास। तो अजरबैजान जो एशिया और यूरोप दोनों का पार्ट है,
तो इसमें मुख्य मुद्दा जो है यहाँ का, जैसे मेडिटेरियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, तो इसी यहाँ पे अजरबैजान है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। जैसे कि यहाँ पे क्रू रिवर है, तो रिवर्स और माउंटेन खास के थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि खास के जो ऑप्शंस में आते हैं ना, तो हमें ऑप्शंस को छांटने में आसानी होती है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि महिला आरक्षण विधेयक को वास्तविकता बनाने के लिए जनगणना जरूरी है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेज वुमेन्स कोटा बिल इन लोकसभा। लोकसभा में सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, महिला आरक्षण बिल को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। तो प्रधानमंत्री कॉल्स फॉर अ सेंसस, तो इसलिए कहा प्रधानमंत्री ने कि जनगणना बहुत ही जरूरी है वुमेन्स के कोटा बिल को पास करने के लिए। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जो है वो 10 वर्षीय जनगणना के बाद ही लागू हो सकता है। एक ऐसी प्रक्रिया में केंद्र लगातार देरी कर रहा है। महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के मूल में दशकीय जनगणना जो है वो 2021 से अनिश्चित काल के लिए विलंबित है। मतलब कि 2021 से ही ये जो वुमेन्स कोटा बिल है ये लगातार लाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा जाता है। जनगणना होने से पहले प्रशासनिक सीमाओं को बदलने पर रोक देती थी, और इस अभ्यास के लिए गणनाकारों से जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको तैयारी में कम से कम, ये जो बिल बनाया गया इसमें कम से कम 3 महीना लगा। 2021 से ही ये लंबित है, जो महिलाओं का आरक्षण विधेयक है। ठीक है, क्योंकि यह अभी जो जनगणना हुआ है 2022 में, 21-22 में, तो उसमें कहा जाता है कि ये पहली डिजिटल जनगणना है और इसका जो डेटा है वो, इसका समरी निरंतर जल्दी ही आ जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। परंतु अभी तक आया नहीं है, इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि विधिवत शुरुआत करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को और इफेक्टिव बनाने के लिए जो अभी वर्तमान में जनगणना हुआ है वो बहुत ही आवश्यक है। तो यह गृह मंत्रालय के अधिकारी ने भी कहा कि जनगणना में देरी क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा हमने पूरी तैयारी कर ली है, हमारे सिस्टम भी तैयार है, यह एक राजनीतिक निर्णय है। तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको लोक लुभावन करने के लिए ये देरी की जा रही है, ऐसा आशंका जताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। यहाँ पे कहा जाता है पिछले महीने एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने इस अभ्यास के बारे में पूछा, जो भी जनगणना का कार्य पूरा नहीं हुआ इसके बारे में, कि जब यह पूरा होगा तो हम इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे। कोई भी काम गोपनीयता से नहीं किया गया है। यहाँ पे एक बात की जा रही है, जो RGI मतलब कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो पूर्व डिप्टी RGI हैं नारायणन उन्हीं के द्वारा ये कहा जाता है कि परिसीमन के जरिए सरकार जो है लोकसभा सीटों में वृद्धि को परिकल्पना कर रही है। ठीक है, तो परिसीमन जो अभी रोक दिया गया है, याद रखिएगा, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। 2026 तक इसे रोका गया है, तो इसके बाद ही इसमें सीटें बढ़ाई जा सकती है परिसीमन आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे ही कहा जाता है, हालांकि राष्ट्रीय परिसीमन प्रक्रिया ने लोकसभा में राज्यों के असमान प्रतिनिधित्व के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। दक्षिणी राज्यों का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यों को केंद्रित निधि में कम हिस्सेदारी, जो दक्षिण लोगों का कहना है, दक्षिणी राज्यों का, जो अभी 15 फाइनेंस कमीशन आया उसमें भी समस्याएं हो रही है, क्योंकि वो बहुत से क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं परंतु उन्हें फिर भी फंडिंग में कम हिस्सेदारी मिल रही है, तो इसका भी समस्या है। तो यही कहा जा रहा है, दक्षिणी राज्यों का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यों को केंद्रीय निधि में कम हिस्सेदारी के साथ साथ लोकसभा सीटों का परिसीमन अनुचित हो सकता है, क्योंकि इन राज्यों ने उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिससे कि उनका जनसंख्या नियंत्रित हो गया है। परंतु जिनकी जनसंख्या जो है, जिन राज्यों की जनसंख्या अनियंत्रित होकर बढ़ रही है और उनको ज्यादा लाभ दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, तो ये राज्य जो है वो ज्यादा दुखी है। तो महिला विधेयक के वास्तविकता बनाने से पहले राज्य विधानसभाओं को भी अलग कानून बनाने की जरूरत होगी। उसके बाद पूर्व डिप्टी RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मेनली जो रजिस्ट्रार जनरल थे उनका कार्य था टू प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस। ठीक है, टेक्निकल गाइडेंस देना, जिससे कि सेंसस ऑपरेशन जो इंडिया में जनगणना का जो कार्य शुरू हुआ उसके लिए टेक्निकल गाइडेंस देना, उसके बाद प्लानिंग करना, उसके बाद फाइनलाइजेशन करना। तो ये सारी चीजें जो है इनका कार्य है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का। इंश्योर क्लोज कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेंसस ऑपरेशन, तो ये सारी चीजें जो है वो ये करते थे। तो इनके अनुसार कहना है, जो नारायणन उन्नी है, कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 2011 का
जनगणना का जो डेटा है वो बहुत पुराना हो चुका है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम किसी भी आकलन को सही नहीं ठहरा सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। यही बातें यहाँ पे कही जा रही है। ऐसी रिपोर्ट थी कि 10 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बाहर रखा गया है, क्योंकि जो लाभार्थियों की गणना के लिए 2011 की जनगणना के पुराने डेटा का उपयोग किया गया, इसी कारण 10 करोड़ लोग जो है उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बाहर रखा गया। उसके बाद एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे, जो चेंज हो गया है एनएफएचएस जैसे सर्वेक्षण नमूना, उसका सर्वेक्षण होने के कारण निचले भौगोलिक स्तरों के लिए बहुत विश्वसनीय अनुमान नहीं दे सकता और किसी को जनगणना पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उदाहरण के लिए अब भी ऐसे गांव हो सकते हैं जहां महिला साक्षरता कम हो, केवल जनगणना ही कार्यक्रम तैयार करने के लिए उनकी पहचान कर सकता है, ऐसा श्री उन्नी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि आरक्षण विधेयक लगातार 3 चुनावों की बात कर रहा है। ये जो महिला आरक्षण है वो 3 चुनावों से बात हो रहा है, परंतु अभी तक ये जमीनी स्तर पे नहीं आया है, अभी तक ये विधेयक पास नहीं हो पाया है। तो यही कहते हैं, लेकिन जैसा कि आज संविधान मौजूद है, यह प्रावधानों के कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयां पैदा कर सकता है। संवैधानिक प्रावधान प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन करना है, सिवाय इसके कि इसे 2026 तक रोक दिया गया है। ठीक है, परिसीमन को 2026 तक रोक दिया गया है। इस कारण जनसंख्या जो बढ़ा है तो भी लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई गई है 2026 तक, ऐसा कहा गया है। इसलिए यदि तीनों चुनाव के बीच परिसीमन होता तो आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करना समस्या पैदा कर सकता था, ऐसा जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं जीएसआई के। ठीक है, कल के न्यूज में आया था कि गंभीर आरोप लगाया गया है कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोप हैं कि भारत में आरोप ये लगाया गया है हरदीप सिंह है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है। इसमें जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि इसमें भारत सरकार के एजेंटों का हाथ है, मतलब कि भारत सरकार का हाथ है, ये कहा जा रहा है। तो इसी पे करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और भारत ऐसे किसी घृणित कार्य में संलिप्त नहीं है। तो यहाँ पे ही कहा जाता है, श्री ट्रूडो के आरोप में उन्होंने कहा कि जो सबूत है वो भारत के साथ साझा किए गए थे और पिछले सप्ताह के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी उठाए गए थे। तो कनाडा ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया। ठीक है, जो कनाडा में कार्यरत थे। तो उसी के प्रत्युत्तर में भारत ने भी मंगलवार को कनाडाई उच्चायुक्त को तलब कर दिया और कनाडा के खुफिया स्टेशन प्रमुख को भी निष्कासित कर दिया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो मुख्यतः बात हो रही है ना, वो कनाडा में चुनाव होने वाला है 2025 में। तो इसी का मुख्य मुद्दा है कि वहां के जो खालीपंथी हैं, खालिस्तानी लोग हैं, जो खालिस्तान को मांग कर रहे हैं भारत में, तो उनका सपोर्ट पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो कि 5I है, ठीक है, 5I खुफिया साझाकरण समझौता में कनाडा के साथ भागीदार भी हैं, ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कनाडाई राजनयिकों पर भारत विरोधी गतिविधियों का भी आरोप लगाया है, भारत के जो विदेश मंत्रालय, जिसे संकेत मिलता है कि अधिक राजनयिक जांच के दायरे में हो सकता है। जबकि कनाडाई सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम और कनाडाई संप्रभुता के उल्लंघन की बात की है। टकराव के अन्य क्षेत्रों को जन्म दे सकता है। श्री ट्रूडो को संसद में अपने राजनयिक प्रतिद्वंद्वियों मिले समर्थन को देखते हुए पियर पोइलीवरे और जगमीत सिंह जैसे नेताओं द्वारा भारत की आलोचना करने पर टिप्पणी को देखते हुए ऐसा कहा गया। यह भी संभावना है कि अगर 2025 में उन्होंने चुनाव में वोट दिया तो इस सरकार की ठंडक बरकरार रहेगी। तो यही बातें हैं जो लास्ट में यहाँ पे क्लियर लिखा गया, ये चुनाव की बातें हैं। ठीक है, वहाँ पे भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ऐसा स्टैंड लिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कनाडा के हैं। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। ये आर्टिकल मेनली जो 18 सितंबर का था, परंतु गणेश चतुर्थी के कारण द हिंदू का न्यूज नहीं आया था, डिजिटली भी नहीं आया था, परंतु ये डिजिटली ऐप में देखा गया था। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जैसे कि टेस्टिंग टाइम ऑन श्रिंकिंग ऑफ इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट। जो इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट है वो लगातार घटता जा रहा है पिछले 10 महीनों में। तो इसके बारे में ही हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कहा जाता है कि इस अगस्त में भारत का जो माल निर्यात है वो लगातार 7वीं बार 7th टाइम घटा है और 11 महीनों में 9वीं बार ये घटा है। जबकि जो आयात है वो इस साल मार्च के बाद सबसे उच्चतम है, मार्च में सबसे ज्यादा उच्चतम था, ये सेकंड हाईएस्ट है अभी वर्तमान में सितंबर में। जो हमारा इंपोर्ट है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है 58.6 बिलियन जो डॉलर है वो इन बॉन्ड शिपमेंट अभी भी पिछले अगस्त के स्तर से 5.2% नीचे है, लेकिन निर्यात में अपेक्षाकृत 6.9% की गिरावट आई है, जिससे कि 24.2 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ, जो अक्टूबर 2022 के बाद सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद माल निर्यात, अब इस वर्ष अब तक जो माल निर्यात है, गुड्स एक्सपोर्ट 11.9% कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। और वहीं आयात जो है, इंपोर्ट जो है, वो 12% घट गया है। अभी के लिए अगस्त के सेवा निर्यात जो सर्विस एक्सपोर्ट होते हैं में भी 0.4% गिरावट आ गई है, और अमूर्त आयात में भी तेज गति से गिरावट आने की संभावना हुई, जिससे कि ये भी कहा गया है कि जिससे व्यापार संतुलन अभी भी बिगड़ा नहीं है, ठीक है। बैलेंस ऑफ बिजनेस जो है वो अभी बिगड़ा नहीं है। हालांकि सिक्योरिटी सेवाओं के निर्यात का मतलब है कि माल व्यापार घाटे के जो समस्याएं उत्पन्न हो गई, उसकी क्षमता जो पिछले साल तेजी से बढ़ी थी प्रतिबंधित हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा बढ़ सकता है निरंतर। आगे राइटर कहते हैं कि जब वैश्विक कमोडिटी की कीमतें जून के स्तर से लगभग 12% बढ़कर इस महीने 15 महीने के, ये देखिए जो ग्लोबल कमोडिटी है उसका प्राइस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों प्रभावित हो गए, दोनों में गिरावट आ गया है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ग्लोबल कमोडिटी जो है उसका प्राइस भी लगभग 12% बढ़ गया है फ्रॉम जून से 15 महीने का अभी वर्तमान समय का जो सितंबर चल रहा है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि माल व्यापार घाटे पर दबाव भी बढ़ने की संभावना है। यहाँ पे द प्रेशर ऑन द गुड्स ट्रेड डेफिसिट इज लाइकली टू एस्केलेट, खासकर 2023-24 में जब तेल, और यहाँ पे कहा जाता है स्पेशली एज ऑयल एंड जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट हैज फॉलन। तो यहाँ पे ये इंपोर्ट भी फॉलन हुआ है, देन देयर एक्सपोर्ट सो फार इन 2023-24 ये भी घटता गया है इन द फर्स्ट 4 months ऑफ द दिस फाइनेंशियल ईयर। तो यही बात कहा जाता है कि खासकर 2023-24 में जब तेल और रत्न और आभूषण आयात अब तक के उनके निर्यात से कम हुआ है, इस वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने में 6% की मात्रा में वृद्धि के बावजूद आउटगोइंग शिपमेंट में लगातार आधी गिरावट पेट्रोलियम के कारण हुई है, क्योंकि कीमतों में 27% की गिरावट आई है। यहाँ पे देख सकते हैं 27% की गिरावट आई है। अगर वैश्विक तेल जो है उसकी कीमतों जो नवंबर 2022 के बाद पहली बार पिछले सप्ताह $90 प्रति बैरल को पार कर गई, ये सबसे उच्चतम ऊंचाई बनी हुई है जो अभी $90 प्रति बैरल पार की गई। इसके कारण ही ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं भारत के, ठीक है। और भी जो वैश्विक कमोडिटी है उसका निरंतर जो दाम है, मूल्य है, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, प्राइस इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि वैश्विक स्तर पर तेल के जो प्राइस है वो बहुत तेज से इंक्रीज कर रहे हैं। अप्रैल और जुलाई के बीच 13 प्रमुख वस्तुओं के निर्यात की मात्रा में वृद्धि हो गई। अप्रैल और जुलाई के बीच में 13 जो मेजर आइटम्स थे उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज किए थे, लेकिन कम कीमतों के कारण उनके मूल्य में गिरावट आ गई, क्योंकि तेल जो है वो ज्यादा खर्च हो रहा था, इसके कारण उसका जो कीमत कम मिल पा रहा था वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मार्केट में। तो निराशा के बीच भारतीय वस्तुओं की मांग के बारे में यह एक अच्छा संकेत है, और सरकार का मानना है कि कमोडिटी की जो गुड्स हैं उसकी बढ़ती कीमतों से व्यापार में मदद मिलेगी, लेकिन वे भारत के लिए दोहरी तलवार भी हो सकती है। यहाँ पे राइटर कहते हैं ये भारत के लिए डबल एज स्वॉर्ड फॉर इंडिया एज इट्स स्ट्रेटजिक गैम्बिट टू इंपोर्ट मोर रशियन ऑयल। तो यहाँ पे ही कहा जाता है कि दोहरी तलवार भी हो सकती है, क्योंकि अधिक रूसी तेल आयात करने का उसका जो रणनीतिक दाव कम आकर्षक हो गया है। इसके अलावा जो स्टिकी इन्फ्लेशन है, स्टिकी इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके टर्म को जानिए, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ देता है। स्टिकी इन्फ्लेशन वो होता है जो वेजेस एंड कंज्यूमर्स प्राइस दैट डिडंट रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज इन डिमांड, ठीक है। यहाँ इन्फ्लेशन, wages and consumer prices that don't respond quickly to change in demand, मांग को और कम कर सकती है। ये जो हमारा जो स्टिकी इन्फ्लेशन है अगर वो भी कम हो गया तो खासकर यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख मार्केट जिसमें हाल ही में व्यापार दरों को जो वृद्धि हुई है, लगातार वृद्धि हो जा रही है यूरोपियन यूनियन में, तो इससे भी
हमारी कीमतें बढ़ सकती है, जिससे कि पिछले महीने जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है वहाँ मुद्रास्फीति फिर से बढ़ गई, वहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ गया, यूरोपियन यूनियन में भी बढ़ गया। लेकिन जो अभी वर्तमान में भारत में त्योहार आने वाला है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गया, तो ये भी बहुत प्रभावित करेगा। लेकिन त्योहारी मांग को प्रभावित करने के लिए अभी तक यह पर्याप्त नहीं है, जिससे आने वाले महीनों में ऑर्डर बुक में वृद्धि हो सकती है, खासकर भारत में। तो इंजीनियरिंग सामान जो भारत के निर्यात का 1/4 है, ठीक है, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग गुड्स है वो भारत के निर्यात का लगभग 1/4 है, ने अगस्त में 8 महीने बाद पहली बार वृद्धि देखी गई। तो ये भी एक सकारात्मक, यहाँ पे शुरुआत में नेगेटिव पॉइंट्स लिखा गया, यह सब चीजें सीखिए कि कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें मेंस के आंसर को, और उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आंसर लिखा गया। जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि इंजीनियरिंग सामान जो भारत के निर्यात का 1/4 हिस्सा है, ने अगस्त में 8 महीने के बाद पहली बार वृद्धि देखी गई। तो निर्यात के 14 प्रमुख क्षेत्रों में से आधे में वृद्धि हुई, 9 महीनों में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। तो यहाँ पे नेगेटिव कहा गया, यहाँ पे पॉजिटिव कहा गया कि हमें कुछ फायदे भी हुए हैं इससे। तो भारत को बहुमूल्य, यहाँ पे ये वर्ड याद रखिएगा, ग्रीन शॉर्ट्स, ग्रीन शॉर्ट्स किसको कहते हैं, तो इसको कहा जाता है साइन ऑफ ग्रोथ और रिन्यूएबल ऑफ इकोनॉमी को पोषित करने और निर्यात को, जो एक्सपोर्टर्स हैं उसको समर्थन देने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। और हमें ये जो भी वर्तमान समस्या आगे है, लगातार जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट तो हम लोग जो घटाते हैं ना, उससे तो हमें बहुत फायदा भी हो सकता है, जिससे कि हम अपना आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट जो है हमारा कम होगा, तो जिससे हमारे गुड्स कम बिकेंगे। जैसे कि हमारे खाद्य पदार्थों को एक्सपोर्ट कम किया तो उसका एक जेन्युइन रीजन है, लेकिन और भी गुड्स अगर सर्विसेज हमारा एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो जिससे कि हमारा जो इकोनॉमी है वो भी प्रभावित हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स द हिंदू में। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।